हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्लाइड पे, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? वेयर डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश द फर्स्ट मदरसा इन इंडिया? तो फर्स्ट मदरसा इस्टेब्लिश किया था अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहला मदरसा बनाया था। और ये कब बनाया था? ये बनाया था 1781 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। और वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड कितना था? वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे? वो रहे थे 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे थे भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं सर विलियम जॉन्स, मैक्स मुलर, विल्किंस और जेम्स प्रिंसेप। तो ये देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? ये 1784 में हुई थी। और किसने की थी? ये की थी सर विलियम जॉन्स ने। और उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो जैसा कि मैंने बताया कि 1774 से लेके 1785 तक कौन गवर्नर जनरल रहा? वॉरेन हेस्टिंग्स रहे। तो इस समय भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही गवर्नर जनरल थे। 1784 में जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी तो उस समय भी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो हेडक्वार्टर बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था कलकत्ता में। कलकत्ता में ही इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। और इस सोसाइटी को बनाने का एम क्या था? इस सोसाइटी को बनाने का एम था कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लोरियस पास्ट, मतलब भारत के गौरवशील अतीत को पुनर्जीवित किया जाए। मतलब सीधी सी बात यह है कि भारत के इतिहास को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए, इतिहास को पुनर्जीवित करा जाए। ठीक है, पुनर्जीवित। और ये चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करें। वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे भारत में। और ये चाहते थे सोशल एंड रिलीजियस रिलीजियस इविल्स को इंडिया से खत्म किया जाए। तो इन एम्स के साथ इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन था जिसने सबसे पहले सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? तो भगवत गीता का किसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में? हमें ऑप्शन दिए गए हैं विलियम जॉन्स, अलेक्जेंडर कलिंगम, चार्ल्स विल्किंस, जॉन मार्शल। तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। चार्ल्स विल्किंस हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसका प्रीफेस, इस बुक का जो प्रीफेस था, प्रस्तावना थी, वो किसने लिखा था? वो खुद लिखा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने खुद ट्रांसलेटेड भगवत गीता का प्रीफेस लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो हमारे ऑप्शन है वुड का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1853 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कब सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो वो है हमारा चार्टर अधिनियम 1813। और इस अधिनियम की ये एक दो मुख्य बात और है, मैं जो आपको बता देता हूं कि इसी अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा मिल गई थी। उनको परमिशन मिल गई थी ईसाई मिशनरियों को कि भारत में आकर के धर्म प्रचार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आकर के धर्म प्रचार कर सकते हैं। ऐसी परमिशन ईसाई मिशनरियों को मिल गई थी। कब मिली थी? चार्टर अधिनियम 1813 में। और एक बात,
कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में उस समय व्यापार करती थी, उसकी मोनोपोली चलती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी थी। ईस्ट इंडिया का व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया था, मोनोपोली एंड हो गई थी। चार्टर एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया की मोनोपोली खत्म हो गई थी। और हाँ, केवल बच छोड़ा क्या था, एक मोनोपोली थी, दो चीजों में छोड़ी थी। एक तो चाइना के साथ ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ट्रेड छोड़ा था, ट्रेड विद चाइना, और टी का ट्रेड, इन चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार छोड़ करके ये दो चीज केवल थी उनके पास मोनोपोली के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि चाइना के साथ ट्रेड कर सकते थे और टी का ट्रेड कर सकते थे वो। बाकी सारी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 में। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र, जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा, एजुकेशन, प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, व्यापार, ट्रेड और सैन्य सुधार। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये था चार्ल्स वुड डिस्पैच, एजुकेशन से संबंधित था। शिक्षा, तो शिक्षा से संबंधित था चार्ल्स वुड डिस्पैच। और ये कब आया था, वुड डिस्पैच कब जारी हुआ था? ये हुआ था 19 जुलाई 1854 को जारी हुआ था। और क्या विशेषता थी इसकी? इसकी विशेषता ये थी, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी इसको कहते थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी इसको चार्ल्स वुड डिस्पैच को बोलते थे। और इंपॉर्टेंट बात इसकी एक ये है कि इसमें यह कहा गया था कि लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर, मतलब लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में भी 3 जगहों पर विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। वो कौन कौन सी जगह थी? वो जगह थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इन 3 जगहों पर भी विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में भी लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। और ये चार्ल्स वुड डिस्पैच के आदेश पत्र 1854 वाले में कहा था। लगभग 3 साल बाद 1857 में जाकर के ये तीनों विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश कर दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर किस चीज के विकास पर जोर दिया गया था? हंटर कमीशन रिपोर्टेड लेड स्पेशल एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट। तो किस चीज का डेवलपमेंट हुआ था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में? किस चीज के डेवलपमेंट की बात कही थी उन्होंने? तो हमारे ऑप्शन है, बालिकाओं की शिक्षा को, मतलब एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, और उच्च शिक्षा को, मतलब हायर एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा को मीन्स प्राइमरी एजुकेशन, या तकनीकी शिक्षा को टेक्निकल एजुकेशन। तो ये बात कही थी हंटर कमीशन में, बात रही थी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया था। अब ये हंटर कमीशन की क्या जरूरत पड़ी? ये हंटर कमीशन मैं आपको बता देता हूं, ये हंटर कमीशन आया था 1882 में, 1882 में आया था हंटर कमीशन। आप लोगों को पता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि वुड डिस्पैच, जो वुड डिस्पैच था 1854 का, उसके बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई थी, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हुआ था, उस चीज का रिव्यू लेने के लिए, डेवलपमेंट जो भी हुआ था उस चीज का रिव्यू लेने के लिए, उस चीज का रिव्यू लेने के लिए ये बनाया गया था 1882 में हंटर कमीशन। और इसका इसका हेड कौन बनाया था? किसको बनाया था हंटर कमीशन का प्रेसिडेंट? इसका प्रेसिडेंट बनाया था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर को, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम रखा हंटर कमीशन। और जब हंटर कमीशन बनाया गया था, उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे? उस समय? वाइसराय थे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लॉर्ड रिपन वाइसराय थे। और लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड आप लोगों को मालूम है, वो क्या था? 1880 से 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय गवर्नर जनरल रहे थे। आप लोगों को पता होगा, मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नर जनरल वायसराय इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1857 से पहले गवर्नर जनरल होता था और उसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था 1857 के बाद। तो इसलिए, क्योंकि ये घटना हमारी 1882 की है, तो इसलिए मैं लॉर्ड रिपन को वायसराय बोलूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैडलर आयोग संबंधित था।
सैडलर कमीशन वाज कंसर्न, किससे संबंधित था सैडलर कमीशन? न्यायपालिका से मतलब जुडिशियरी, शिक्षा से मतलब एजुकेशन, राजस्व प्रशासन से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और पुलिस प्रशासन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सैडलर कमीशन संबंधित था एजुकेशन से, एजुकेशन यानी कि शिक्षा से। और सैडलर कमीशन कौन से ईयर में बनाया गया था? ये 1917 में बनाया गया था। सैडलर कमीशन में क्या कहा गया था? सैडलर कमीशन में ये कहा गया था कि अगर यदि आपको विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है, यदि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना होगा, तो उससे पहले आपको सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना होगा मतलब अगर आपको विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो उससे पहले माध्यमिक शिक्षा में सुधार की जरूरत है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार की जरूरत है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार करेंगे तभी यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार होगा। तो इस तरह से सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? विच रीजन वाज एसोसिएटेड विद द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल इन द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया? तो मेन वर्ड हमारा यह है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल किससे संबंधित था ये हमें बताना है। और किसने बनाया था ये भी। इसे हिंदी में कहते हैं अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। ये मैकाले ने दिया था। किसने दिया था? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल किसने दिया था? ये दिया था मैकाले ने। मैकॉले ने दिया था, लॉर्ड मैकॉले। आप जानते हैं इनको अच्छे से, अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने, इनकी वजह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा चलती है, यही लाए थे वो प्रस्ताव। तो हमारा क्वेश्चन ये है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल किससे संबंधित था? ये संबंधित था शिक्षा से। हमारे ऑप्शन क्या थे? रेल, सिंचाई, शिक्षा, गरीब बेटाओ। तो ये संबंधित था शिक्षा से। अब इसमें क्या कहते थे? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? ये इसमें ये कहा जाता था कि उच्च वर्ग को ही शिक्षा दी जाए, मतलब हाई क्लास लोगों को ही शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद उन हाई क्लास लोगों से ही जो लोअर क्लास लोग हैं उनको एजुकेशन मिल जाएगी। तो इसमें कहते थे कि हाई क्लास लोगों को केवल एजुकेशन दो, ठीक है, सबको एजुकेशन नहीं दे सकते क्योंकि सबको इतने समस्त जनता को एजुकेशन नहीं दी जा सकती थी कि उस समय संसाधन कम थे। तो मैकाले का ये कहना था कि ये इतने सीमित संसाधनों के बीच में इतनी सारी जनता को शिक्षित करना असंभव है। तो इसलिए मैकाले कहते थे कि आप सबसे पहले हाई क्लास को एजुकेशन दो, और जब हाई क्लास को एजुकेशन देंगे तो जो लोअर क्लास होगी उसके बाद इसको एजुकेशन हाई क्लास से मिल जाएगी। तो पहले हाई क्लास फिर लोअर क्लास। तो हाई क्लास को जो एजुकेशन मिलेगी उसका फिल्टर हो करके लोअर क्लास तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते थे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। एक तरह से उन्होंने अपने हिसाब से सही बोला क्योंकि इतने संसाधन वो उनके दिखाने के हिसाब से उस समय इतने संसाधन नहीं थे जिससे इतनी सारी जनता को शिक्षित किया जा सके। इसलिए मैकाले ने ऐसा बोला कि पहले अब हाई क्लास को, अपर क्लास को एजुकेशन दो, उसके बाद वो लोअर क्लास को एजुकेशन उनसे पहुंच जाएगी। तो ये थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी? लॉर्ड मैकाले ने दी थी। और ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित थी, याद रखेंगे ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? अंडर हुज रेन वाज इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? मैंने आपको बताया किसने एजुकेशन अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने करी थी भारत में? मैकॉले ने की थी। मैकॉले ने की थी, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो ये क्या हो जाएगा हमसे, लेकिन यहाँ पूछा ये गया है हमारे ऑप्शन है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का पूरा नाम क्या था? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। और हम दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो किसके शासनकाल में? शासनकाल किसका था? चलो मान लिया कि अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ करवाई भारत में? लॉर्ड मैकाले ने करवाई। लेकिन एक बात बताओ, हमें पूछा है शासनकाल किसका था। शासनकाल मीन्स उस समय कौन था हिंदुस्तान में, हेड कौन था और होता कौन था? गवर्नर जनरल होते थे। गवर्नर जनरल और वायसराय जो भी उस समय, ये 1835 की बात होगी तो सीधी सी बात है। 1857 का पहला है तो गवर्नर जनरल बोलेंगे, तो शासनकाल किसका शासनकाल माना जाएगा? गवर्नर जनरल का। तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं 7 मार्च 1935 को लॉर्ड मैकॉले के
बिल को, प्रस्ताव को स्वीकृत करके अंग्रेजी को हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। 7 मार्च 1935 को बिल पास करके किसने पास किया था? बेंटिक ने। और ये पेश किसने किया था बिल हायर एजुकेशन, ये इंग्लिश शिक्षा को लाने का? मैकाले ने पेश किया था। तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा का जो शुभारंभ हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? बेंटिक के। और बिल किसका था? वो मैकाले का। और कौन सी शिक्षा को इंग्लिश का माध्यम बनाया था? उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया था। उच्च शिक्षा को माध्यम, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया था कि अब जो भी उच्च शिक्षा मिलेगी वो अंग्रेजी में मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वर द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे एस्टैब्लिश इन इंडिया? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले, भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा कहे जाने वाला क्या था? वुड वुड डिस्पैच था ना, कि था जो 1954 में आया था। 1954 सॉरी 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसमें क्या कहा गया था कि लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई में ये विश्वविद्यालय स्टैब्लिश किए जाएंगे। जो 1854 में वो डिस्पैच आया और उसके लगभग 3 साल बाद 1857 तक ये तीनों विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे। तो 1857 में इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी गई थी। और किस किस आदेश से की गई थी? वुड डिस्पैच से। वुड डिस्पैच में कहा गया था कि लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में भी विश्वविद्यालय बना दिए जाने चाहिए। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? विद हुज कंटिन्यूअस एफर्ट द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे? तो हमारे ऑप्शन है दयाराम गेंदामल, रमाबाई, डी.के. कर्वे, महादेव गोविंद रनाडे। तो किस समाज सुधारक, सीधी सी बात है समाज सुधारक का ही काम है कि ये भाई महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उस टाइम में, तो ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रमोट किया जा रहा है। तो ये काम किया था डी.के. कर्वे। ये महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे। डी.के. कर्वे महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने, महाराष्ट्र के थे ये, महिलाओं के लिए प्रथम विश्वविद्यालय बनाया था बंबई में। और ये ऐसा कब हुआ था? ये हुआ था 1916 की इवेंट है। 1916 में डी.के. कर्वे ने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इनके ये बात है 1896 में इन्होंने पुणे में क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था विधवा गृह आश्रम। विडोज के रहने के लिए हाउस बनाया था, विधवा गृह बनाया था इन्होंने। विधवा गृह बनाया था 1896 में। ये भी आप याद रखेंगे, पूछेंगे कि पुणे में विधवा गृह आश्रम की स्थापना किसने की थी 1896 में? वो भी डी.के. कर्वे जी ने की थी। और 1958 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 1958 में डी.के. कर्वे जी को भारत रत्न दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस वाज फर्स्ट स्टैब्लिश? सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी ये पूछा गया है, सबसे पहले स्टैब्लिश होने वाला। तो पहले मैं आपको, ये आपको खुद पता चल जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ किसकी स्थापना कब, कौन कौन से सन में हुई। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1817 में। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1824 में। सीधी सी बात है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता कलकत्ता में स्टैब्लिश होगा, दिल्ली कॉलेज दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ था। और मेयो कॉलेज हुआ था 1875 में अजमेर में। मेयो कॉलेज अजमेर में बनाया गया था। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये भी 1875 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था अलीगढ़ में। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया था अलीगढ़ में। तो अब आप खुद बता सकते हैं सबसे पहले कौन सा, सबसे सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है, कौन से कॉलेज की? वो हुई है हिंदू कॉलेज की स्थापना। और एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ, हिंदू कॉलेज किसने स्टैब्लिश किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय प्लस इनके साथ कौन थे? इनके साथ थे डेविड हेयर। डेविड डेविड हेयर डेविड हेयर। और इनके साथ कुछ अन्य सहयोगी भी थे, जैसे राधाकांत देव एटसेट्रा, और इनके कुछ सहयोगी थे। तो इस तरह से हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के सहयोग से, उनके कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा, आप पॉइंट्स को ध्यान से देखना, विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी?
मतलब कौन चाहता था कि विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षाओं पर जोर दिया जाए? हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज? Who among the following strongly advocated for religious education in Indian universities? तो हमारे ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय। तो हमें इन सब में से बताना है कौन है धार्मिक शिक्षा का पक्षधर विश्वविद्यालयों में। तो हमारा आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। तो इनको क्या कहते थे? इनका पूरा नाम महामना, ये इनका टाइटल था। इनके नाम के आगे लगता था ये महामना, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति, सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति को हम कहते हैं महामना। ये और ये टाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, इनको ये महामना का टाइटल दिया किसने? ये मालवीय जी को महामना का टाइटल किसने दिया था? इनका महामना का टाइटल दिया था इनको महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने इनको, मदन मोहन मालवीय जी को महामना का टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो आप लोग याद रखेंगे बहुत ध्यान से कि मदन मोहन मालवीय जी को महामना का टाइटल महात्मा गांधी जी ने दिया था। और इनकी, मदन मोहन मालवीय की डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं मैं, 25 दिसंबर को इनकी डेट ये है, जन्म दिवस मनाया जाता है 1861। 25 दिसंबर 1861 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दूं मैं कि इनको 2015 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था, आप याद रखेंगे। और एक इनका एक न्यूज़पेपर था इनका न्यूज़पेपर था द लीडर। ये कई बार एग्जाम में आता है कि द लीडर किसका न्यूज़पेपर था? द लीडर न्यूज़पेपर था मदन मोहन मालवीय जी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? Who among the following laid the foundation stone of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हमारे ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हार्डिंग, महाराजा विभूति नारायण सिंह, एनी बेसेंट। तो मैं आपको बता देता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की थी, बीएचयू की जो स्थापना हुई थी, वो 1916 में हुई थी। और उसके संस्थापक कौन थे? उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे हमारे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय उसके फाउंडर थे। और वो 1919 से 1938 तक 1938 तक इसके वाइस चांसलर भी रहे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास तो जो वो करते हैं, जैसे कोई अतिथि वगैरह किसी समारोह में आते हैं तो वो उसका शिलान्यास करते हैं। तो उस समय कौन हेड था? हम हेड बोलते हैं किसको? गवर्नर जनरल को। उस समय हेड जो थे वो थे हमारे गवर्नर जनरल। कौन थे? वाइसराय कौन थे उस समय? ये थे लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग ने उद्घाटन किया था, इसका शिलान्यास किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। और लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो 1910 से लेकर के 1916 तक भारत के वायसराय रहे। आपको पता होगा ये बात, ठीक है? और नहीं पता तो ये आपको अब चल के नोट कर लेना। 1910 से लेकर 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय रहे। ये वही टाइम पीरियड है जिसमें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में लाई गई थी। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की जो घोषणा थी वो 1911 में की थी, लेकिन जो राजधानी ट्रांसफर की गई वो 1912 में की गई थी। और जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग ही गवर्नर जनरल थे। तो आप याद रखेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। 1916 में उन्होंने इसको फाउंड किया था। और इसका उद्घाटन करने कौन आया? लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि उस समय वो वायसराय थे भारत के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था?
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिक्लेयर एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इनमें से सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था, तो ये बनाया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था। तो भारत में सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसे बनाया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। एम थ्री ने की थी 1960 में। और शिलान्यास करने कौन आया था इसका, लास्ट क्वेश्चन में बताया है लॉर्ड हार्डिंग आए थे। ठीक है, तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके सुझाव हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई आपको पॉइंट्स बताना हो तो वो भी आप कमेंट्स में हमें मैसेज करके जरूर बताएं। थैंक यू।